हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बुक में जो बीच में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन, और साथ में अंतिम आखिरी में जो क्वेश्चन आते हैं सारे, अर्थात बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर फर्स्ट के, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आप बने रहिए, अपने नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए, उनके आंसर्स आप टिक करते जाइए, मिलाते जाइए, सारे सॉल्यूशन आपको सटीकता से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पृष्ठ संख्या जो 4 है आपका, पृष्ठ 4, यानी कि आप पेज नंबर 4 देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो निम्नलिखित में से जो पदार्थ हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जो है दे रखा है ना, आपको दे रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से इसमें पदार्थ हैं। तो क्वेश्चन में कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ठीक है, तो इनमें से कौन पदार्थ है। तो इसमें कुर्सी पर आप निशान लगाएंगे, कुर्सी पदार्थ है। वायु आपका पदार्थ है एक, उसके बाद बादाम आपका पदार्थ है, और नींबू पानी आपका पदार्थ है, बाकी सब पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। इन प्रेक्षणों के आपको कारण बताने हैं, तो निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, पहला है आपका कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्म खाने की गंध दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? तो इसका उत्तर है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध अधिक की जो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो दूर तक चली जाती है और हमारे पास तक आ जाती है, और ठंडे खाने की गंध नगण्य गतिज ऊर्जा होने के कारण दूर तक नहीं जा पाती और उसकी महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। पदार्थ का कौन सा गुण यहाँ पे पता चलता है। तो इसका आंसर है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब हर पदार्थों में क्या होता है, आकर्षण बल। अब बात करते हैं जल के कणों की, तो जल के कणों में आकर्षण बल कम होता है, अतः जब गोताखोर जल में अपने हाथ पे चलाता है तो जल के कणों में आकर्षण बल टूट जाता है और वहाँ पानी को आसानी से काट पाता है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती है उनमें 3 विशेषता आपको दे रखी है। पहली है, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है और ये पदार्थ आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है कि ये आपको, अब प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 6 जो है आपकी, इस पर हमको जाना है, और इसमें देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का आपको फॉर्मूला बताना, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट, थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक और रुई लोहा में से कौन ज़्यादा आपका घनत्व है और किसका कम है। सबसे कम घनत्व में जब आप निशान लगाएंगे इसमें, तो आपको लगाना है यहाँ पे चिमनी का धुआं सबसे कम घनत्व होता है, वायु का उससे ज़्यादा होता है, रुई का उससे ज़्यादा होता है, चौक का उससे ज़्यादा, जल का उससे ज़्यादा होता है, चौक का उससे ज़्यादा होता है, शहद का उससे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है लोहे का। लोहे का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले गुणों को सारणीबद्ध कीजिए। आपको बताना है
पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे अंतर दे रखे हैं सारे, सारणी बनानी है। सबसे पहले हमने जो है सारणी में ऊपर लिखा हुआ है कि गुण, ठीक है, और ठोस, द्रव और गैस। गुण बताते जाएंगे, कौन से गुण की बात करेंगे, जैसे संरचना। तो संरचना कैसी होती है, ठोस की किस प्रकार की होती है, द्रव की किस प्रकार की होती है और गैस की किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ठोस की हम बात करेंगे तो इनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। मतलब क्रमित का मतलब होता है ये बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। द्रवों के कणों की परत एक दूसरे पर से फिसल जाती है, फिसल सकती है, और गैसीय कणों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचलित करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला है वो है आयतन एवं आकार। तो आयतन आकार की हम बात करेंगे तो ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार ये बर्तन का ग्रहण करते हैं, मतलब जिस बर्तन में आप डालोगे वैसे ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस की हम बात करेंगे तो ये आयतन एवं आकार दोनों ही बर्तन का ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, जैसा बर्तन रहेगा वैसा इनका आकार हो जाएगा, मतलब निश्चित आकार नहीं होता है। फिर हम तीसरी बात करते हैं यहाँ पे दृढ़ता की, ठीक है। दृढ़ता, तो इनकी दृढ़ता सर्वाधिक होती है, ठोसों की दृढ़ता सबसे अधिक होती है, और इनकी दृढ़ता तो कम होती है, और इनकी दृढ़ता नगण्य होती है, मतलब इनमें कोई दृढ़ता नहीं होती है। अगला है संपीडिता, मतलब दबाने वाला मामला जो होता है संपीडिता। तो इनकी संपीडिता नगण्य होती है, अर्थात ठोसों को आप दबा नहीं सकते। इनकी संपीडिता बहुत कम होती है, और इनकी संपीडिता सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संपीडिता किसकी होती है, तो वो होती है गैसों की। गैसों को आप सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं। फिर बात करते हैं तरलता। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है आपको वो काफ़ी देर, मतलब बहुत सारे जो अंतर हैं इनमें दे रखे हैं, लेकिन आपको 4 अंतर याद करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है। तरलता की बात करते हैं, इनकी तरलता नगण्य होती है, इनकी तरलता अधिक होती है, इनके कणों में बहाव भी होता है, तरलता अधिक होती है। सबसे अधिक तरलता और बहाव जो होता है वो किस में होता है, गैसों में होता है, ठीक है। छठा है कणों की गतिज ऊर्जा। छठा है कणों की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो इनके कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा मतलब वो भी एक बहने का गुण होता है। तो ठोसों में गतिज ऊर्जा जो होती है न्यूनतम और सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है कणों में। द्रव की बात करते हैं तो इनके कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक एवं गैसों से कम होती है, और इनके कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसके पास होती है, वो होती है गैसों के पास। अंतिम पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे घनत्व की बात करेंगे। तो घनत्व जो होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर ठोसों का घनत्व अधिक होता है, मतलब ठोस सारे जो होते हैं इन सबका घनत्व अधिक होता है। कुछ अपवादों को, मतलब एक दो को छोड़ देंगे तो सारे ठोस क्या होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं। इसमें इनका जो घनत्व होता है ये ठोसों से कम होता है, और सबसे कम घनत्व होता है गैसों का। सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैसों का। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे का बी वाला है। ये अभी हमने दूसरे क्वेश्चन का ए वाला करा था, ठीक है। पृष्ठ संख्या हम 6 की ही बात कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक यानी कि आप 6, पृष्ठ क्रमांक 6 की हम बात कर रहे हैं, पेज नंबर 6। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करनी है अपने को, तो किस किस पर करनी है, तो आपको दृढ़ता को समझाना है, संपीडिता को समझाना है, तरलता को समझाना है, बर्तन में गैस को भरते हैं उसको समझाना है, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व सबको समझाना है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझा देते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता होती है बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आकार ना बदलने की प्रवृत्ति को दृढ़ता कहते हैं। मतलब आप बाहर से कोई बल लगाएं और बल लगाने पर उनका आकार अगर नहीं बदलता है तो दृढ़ता ज़्यादा है, अगर बदल जाता है दृढ़ता कम है। तो दृढ़ता क्या है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है बल को सहन करने की, ठीक है। उसके बाद संपीड्यता की बात करते हैं। बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीड्यता कहलाती है। संपीडिता क्या होती है, मतलब कोई वस्तु को जब हम संपीड़ित करते हैं ना, बाहर से हमने बल लगाया और उस बल के आधार पे कितना बल लगाया उसके आधार पे वो अपने आकृति को बदल लें, उसको कहते हैं संपीडिता। तो गैसीय पदार्थों की संपीडिता सबसे ज़्यादा होती है और ठोसों की न्यूनतम होती है। मतलब सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसको कर सकते हैं, गैस को, और सबसे कम कर सकते हैं हम ठोसों को।
उसके बाद आता है आपका तरलता। तो पदार्थ के कणों की परतों के एक दूसरे पर फिसलने के कारण बहने की प्रवृत्ति तरलता कहलाती है। द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है बर्तन में गैस भरना क्या होता है। तो गैसों के कण अनियमित रूप से हर दिशा में विचरण करते हैं तथा ज़्यादातर ऊपर की ओर, इसलिए किसी बर्तन में गैस भरने के लिए गैस को संपीड़ित किया जाता है। बर्तन में गैस को क्यों भरते हैं, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो लगातार इधर उधर सभी दिशाओं में गति करते हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए, संपीड़ित करने के लिए बर्तन में गैस को भरा जाता है। उसके बाद आता है आकार। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार है। आकार जैसा वो दिखाई देता है तो कणों की आकृति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, कणों की आकृति पर। ओके। इसके बाद ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव में गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। वे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें उनमें रखा जाता है। मतलब ठोस आकार की अगर हम बात करेंगे तो एक क्रमित व्यवस्था होती है। ठोसों का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन द्रव और गैसों का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। तो बच्चों, आपको आंसर्स जो हैं सभी क्वेश्चंस के मिलते जाएंगे, आप अपने अपने नोट्स से भी साथ साथ बनाते जाएं। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी पदार्थ के कणों में उनकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहती है। ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, गैसों में अधिकतम होती है, और ठोस व द्रव गैसों में, द्रवों में ठोस और गैस के मध्य होती है। ठीक है। फिर आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। घनत्व की परिभाषा आपको ऊपर भी मिली थी, चाहे तो आप बोल सकते हो। ठीक है। और घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा ठोसों का होता है, सबसे कम किसका होता है, गैसों का होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, पेज नंबर 6 की बात करेंगे। 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कारण बताएं गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गैस को किसी बर्तन में हमने भरा तो वो उसको पूरी तरह से भर देती है ना। गैस को हमने किसी बर्तन में रखा तो पूरी तरीके से वो उसको फैल जाती है। तो गैसों के कण हर संभव दिशा में अनियमित तथा तीव्र गति करते हैं। गैस जो होती है कभी रुकती नहीं है, सभी दिशा में गति करती रहती है, इसलिए उस बर्तन को भर देती है। ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन है कि कारण बताएं गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। क्या कारण है कि गैस जो है बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। तो इसका आंसर भी वही है कि गैस अपने कणों की तीव्र एवं अनियमित गति के कारण बर्तन की दीवारों से टकराती है, जिसके फलस्वरूप दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस बर्तन का दीवारों पर दबाव डालती है। अब इसी का सी वाला देखिए, कारण बताएं में। कारण बताएं लकड़ी की मेज ठोस होती है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों होती है, तो लकड़ी की मेज का आयतन और आकार निश्चित होता है, उसके कणों में तरलता और संपीड़ितता नगण्य होती है, इसलिए लकड़ी की मेज जो होती है वो ठोस होती है। देखिए, इस चैप्टर में आप जितने भी आंसर बताएंगे वो सारे ठोस द्रव गैस से रिलेटेड है। अगर हम ठोस और द्रव और गैस की परिभाषा अच्छे से याद है तो हर क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे सकते हैं। इसके बाद इसी का डी वाला है, तीसरे का डी वाला क्वेश्चन है कि कारण बताए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने में कराटे में दक्ष होना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप हवा में तो हाथ चला सकते हो, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना है तो फिर उसके लिए आपको कराटे में दक्ष होना पड़ता है। तो क्या कारण है, तो हवा गैस के कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान एवं न्यूनतम परस्पर आकर्षण बल होता है। ठीक है, देखिए जो हवा के कण होते हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान तो बहुत ज़्यादा होता है और आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो जिसके कारण हवा में हमें आसानी से हाथ चला सकते हैं, जबकि एक ठोस लकड़ी के कण में जो आकर्षण बल होता है इसकी व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, सुदृढ़ होती है। मतलब कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता के कारण हमें कराटे में क्या होना पड़ता है, दक्ष होना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि हम जानते हैं कि अधिकतर वस्तुएं तो द्रव के अंदर डूब जाती हैं,
है ना, ठोस वस्तु जितनी भी होती है द्रव में डूब जाती है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा जल में डूबता नहीं, जबकि वो ठोस है। ठीक है, तो हम इसका आंसर बताएंगे कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि हो जाती है ना। जब जल जो होता है वो बर्फ में परिवर्तित होता है तो उनके बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान बढ़ जाता है। रिक्त स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसका घनत्व घट जाता है। आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। ठीक है, घनत्व कम होने के कारण बर्फ के टुकड़े घनत्व कम हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जब जल से वो बर्फ बनता है तो वो आयतन में फैलता है और घनत्व, है ना, आयतन में क्या हो जाता है, फैलता है और घनत्व हो जाता है उसका कम। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। प्रश्न क्रमांक 9 के सभी क्वेश्चनों का आंसर हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। आपको सेल्सियस में बदलना है। सबसे पहले 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है क्या करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप इस सी डिग्री वर्ग के -273 याद रखो तो इसे याद रखो, या आप याद रख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। ओके, चलिए 300 केल्विन को बदलना है आपको, तो डिग्री में बदलना है, तो डिग्री बराबर के -273। के का मान रख दो, के का मान कितना है 300, 300 में 273 घटाओ, कितना आंसर आएगा 27 डिग्री। ठीक है, दूसरा है 573, तो वापस से के की जगह रख दीजिए आप 573। जैसे आप 573 रखोगे के की जगह तो आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला जो है आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आपको बताना है इन तापमानों पर जो जल है वो किस अवस्था में रहेगा, वो द्रव में रहेगा, ठोस में रहेगा, ये गैस में रहेगा। तो पहला है आपका 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल कौन सी अवस्था में होगी, उसकी अवस्था होगी गैसीय अवस्था। फिर बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो है अवस्था होगी द्रव एवं गैसीय अवस्था। बाकी अगर आप बताओगे यहाँ पे तो वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय अवस्था में लगातार कन्वर्ट होता रहेगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान जब उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, तो आपको बताना है कि तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखिए, अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा उस पदार्थ में गुप्त ऊष्मा यानी कि छिपी हुई ऊष्मा के रूप में निहित होती है, इसलिए पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। यानी कि जब भी किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है, अर्थात वो ठोस से चला जाता है जल में, तो यहाँ पे होता है अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा होती है वो छुपी हुई ऊष्मा होती है। ठीक है, इसलिए उसका तापमान जो रहता है वो स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडलीय गैसों का द्रव में परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ताप कम करेंगे तथा उसका दाब बढ़ा देंगे। ठीक है, गैस को अगर बदलना द्रव में, यानी गैस को बदल देना पानी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गैसों को द्रव में परिवर्तन करने हमको उसका तापमान कम करेंगे और दाब बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे लेकिन तापमान कर देंगे कम। अगला जाते हैं प्रश्न क्रमांक है हमारा 11। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है। पहला क्वेश्चन है जो 2019 में आया है, कि गर्म शुष्क दिन में कूलर को अधिक ठंडा क्यों रखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका है कि ठंडा क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है कि गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का ताप अधिक एवं आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता मतलब जो होती है पानी में
मतलब हवा में नमी, ठीक है। तो गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो तापमान अधिक होता है और नमी कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, फलस्वरूप कूलर अधिक हो जाता है। तो आपको बताना है तापमान अधिक होता है, आर्द्रता कम होती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। अगला है गर्मियों में घड़े का जल जो होता है ठंडा क्यों होता है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में आया था आपके, है ना, गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में जो था आया था। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि घड़े के रंध्रों में, घड़े में क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्रों में से होकर जल रिस रिस कर बाहर आता है, जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा हो जाता है, ठीक है। बच्चों समझ में आया क्या कि जो आपका घड़ा होता है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है और वो पानी जो होता है बाहर की गर्म वायु से संपर्क करके वाष्पीकृत हो जाता है। अब वाष्पीकृत यानी कि वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो गैस बदलने के लिए उसे कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो मटके के जल से मिलती है। तो मटके के जल से जब वो ऊष्मा ले लेता है तो मटके का जल अपनी ऊष्मा देने के बाद खुद ठंडा हो जाता है। इसके बाद है थर्ड वाला क्वेश्चन है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी पड़ जाती है? तो इसका आंसर है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र का क्वथनांक होता है कम। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, उबलने का पॉइंट कम होता है। इनका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है और ये गैस में जल्दी बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण के लिए ये हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं। हमारी ऊष्मा कहाँ से लेंगे? हथेली से। तो हथेली को क्या कर देंगे? ठंडा। इस कारण हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, ठीक है। अगला है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, है ना। एक होता है कप से चाय पीना और एक होता है प्लेट से चाय पीना। तो प्लेट से जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका आंसर है कि कप की अपेक्षा प्लेट में रखे गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अपने आंसर्स और नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? तो आंसर है उसका कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? तो हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में कैसे पहनना चाहिए? सूती कपड़े, ठीक है। तो सूती कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से आपके जो पेजों के क्वेश्चन थे वो तो सब खत्म हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जो आखिरी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन पर जाते हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलिए। तो इसका प्रश्न क्रमांक 3 का एक देखिए आप, ठीक है, ये दे रखा है। तो चलिए 300 को अगर आपको बदलना है सेल्सियस में तो आप क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अब आपको इसको बदलना है सेल्सियस में, तो दोनों तरफ हम जोड़ देंगे कितना? 27 27 27 इधर जोड़ दिया, 27 इधर जोड़ दिया, तो इधर हो जाएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन किसके बराबर? 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। फिर 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन में वही 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन हम लेंगे। 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन आप लोगे तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे? 573 आपको लेना, तो 2 कितना ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो आपको जोड़ना पड़ेगा 300। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें पहले वाले में 27 डिग्री और दूसरे में 300। अब आते हैं हम अगले पर। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन बदलना है। किस बदलना है? केल्विन। केल्विन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले देखा आपको 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह रखिए आप 25, क्योंकि 25 दे रखा है। इसमें 273 जुड़ जाएगा 298 केल्विन, यानी कि पहले वाले का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 298। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले की। बी वाला जो है आपका, इसमें के बराबर डिग्री सी प्लस 273 दे रखा है। तो यहाँ से जो है हम सी की जगह लिखेंगे
सी आपको दे रखा 373 और 273 और जोड़ देंगे आप तो 646 केल्विन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए, आपको कारण बताने हैं। ठीक है, तो ए और बी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला है ए और बी। पहले ए वाला देखते हैं, निम्नलिखित को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, हो जाती है। ठीक है, अदृश्य हो जाती है। तो क्या हो जाती, नेप्थलीन को रखा रहने पर, नेप्थलीन को अगर आपने रखा रहने दिया तो वहाँ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। और दूसरा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुँच जाती है। दोनों के आंसर देने हैं, तो पहले का आंसर हम दे देते हैं कि नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह वायुमंडल के ताप पर ही ऊर्ध्वाधन क्रिया द्वारा वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाती है और कुछ भी ठोस पदार्थ शेष नहीं छोड़ती। नेप्थलीन की खासियत होती है कि इसमें प्रोसेस होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ठोस से सीधे गैस में बदलना। जब नेप्थलीन ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो वहाँ वायुमंडल में अदृश्य हो जाती है और कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं बचता है। बी वाला है इत्र की वाष्प का वायुमंडल में विस्तरण बहुत तीव्रता से होता है, जिसके फलस्वरूप इत्र की गंध हमारे पास बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इत्र की वाष्प का जो विस्तरण होता है बहुत तीव्र होता है ना, इसलिए वो हमारे पास तक पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप बच्चों नोट्स जरूर बनाते जाएं, साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे सटीक आंसर मिलेगा। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तीन चीज़ें दे रखी है, जल, चीनी और ऑक्सीजन। अब इनमें आपको किन में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो पहले आपको कम आकर्षण बल, फिर ज़्यादा, तो ऑक्सीजन में कम होता है, उससे ज़्यादा जल में होता है और सबसे ज़्यादा होता है चीनी में। ठीक है, अगला जो है पांचवा, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो एक 25 डिग्री है, एक 0 डिग्री है और एक 100 डिग्री है। तो बताओ 25 डिग्री पे क्या होगा, तो इसका आंसर है ये द्रव अवस्था में रहेगा, यानी पानी की फॉर्म में रहेगा। 0 डिग्री पे क्या रहेगा, ठोस एवं द्रव अवस्था, और 100 डिग्री पे रहेगा द्रव एवं गैस अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। जल तो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। तो इनके आंसर आपको बताने हैं। तो हम ये जानते हैं कि जल मतलब कमरे का ताप कितना होता है, तो कमरे का ताप आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहले वाले का जो है आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर है। देखिए, कमरे के ताप पर जल का आयतन निश्चित होता है तथा इसे किसी बर्तन पर डालने पर यहाँ उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसके अतिरिक्त जल में तरलता का गुण भी है, इसलिए जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। तो आपको जल की विशेषता बता देनी यहाँ पे, है ना। कमरे का ताप अगर पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। बी वाला है कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसमें तरलता एवं संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता तथा यह सुदृढ़ है, इसलिए कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है, मतलब बर्फ को आप ठंडा करें और जल को ठंडा करें तो जल को ठंडा करने पे हमें शीतलता लगती है। तो आंसर है कि 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा इसी ताप पर बर्फ की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा आवश्यकता होती है, इसलिए शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, मतलब इसमें ऊष्मा की जो है ज़्यादा हानि होती है, और ऊष्मा की हानि कहाँ से होती है, तो वो फिर हो जाती है जल से। इसलिए जो होता है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, उबलते हुए जल तथा अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है। भाप में होती है। ठीक है, भाप में आपका आंसर जाएगा, भाप में जो है तीव्रता अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित चित्र ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। ठीक है,
तो हम इसको नामांकित करेंगे। किस तरीके से नामांकित करेंगे? देखिए, ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी के अनुसार आपको ग्राफ दे रखा है। बाईं तरफ दे रखा है ऊष्मा में वृद्धि और दाईं तरफ दे रखा है दाब में कमी। बीच में दे रखा है आपको द्रव, सबसे पहले ठोस दे रखा है, फिर द्रव दे रखा है, फिर गैस दे रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या ग्राफ? यहाँ पे ठोस दे रखा है, यहाँ द्रव दे रखा है, यहाँ गैस दे रखा है। ठीक है, ठोस में दे रखा है ए वाला जो पोर्शन है वो एरो बता रहा है ठोस से द्रव में बदलना। फिर बी वाला बता रहा है द्रव से गैस में बदलना। एरो का चिन्ह आप देखिए, एरो का जो चिन्ह है वो देखते रहें। फिर गैस से द्रव में बदलना, ये सी है। और डी है आपका द्रव से ठोस में बदलना। ठीक है, जैसे पहले बर्फ है, बर्फ बदला पानी में, पानी बदला गैस में, गैस बदली वापस से पानी में, पानी बदला बर्फ में। और ई और एफ देखिए, ई मतलब है डायरेक्ट, ई बता रहा आपको डायरेक्ट ठोस से गैस, और एफ बता रहा आपको गैस से सीधा ठोस, गैस से सीधा ठोस। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि इन परिवर्तनों के नाम बताने हैं। देखो, सबसे पहला है संगलन। क्या है सबसे पहला? ए है संगलन, ठोस से द्रव यानी कि संगलन। बी है आपका द्रव से गैस यानी कि इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। फिर सी है आपका गैस से वापस से द्रव, संघनन। फिर डी है आपका द्रव से ठोस यानी कि जमना या हिमीकरण इसका नाम है। ठोस से सीधा गैस यानी कि ई वाला आपको बता रहा है ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस। और लास्ट आपका है गैस से ठोस यानी कि यह है निक्षेपण। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स देने थे। ठीक है, इस तो ये जो है आपका यहाँ पे बच्चों, आपने देखा कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन भी है, अलग अलग प्रश्नों के क्वेश्चन भी है, अलग अलग पेजों के क्वेश्चन है। सब क्वेश्चनों के आंसर्स यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी समस्या हो, जो भी हो, आप मुझे बताएं कमेंट करके। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसी तरीके से अगर ये हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।